सत्य घटना पर आधारित डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 38। उन दिनों छावनियों के आसपास पहाड़ों की वह कड़ाई न थी जो आजकल की रणक्रिया में दिखलाई पड़ती है। इसीलिए रामदयाल और गोमती को छावनी के बाहर के थाने वालों ने सवेरा हो जाने का बाद देखा। कुछ रोक टोक और कठिनाई के बाद रामदयाल गोमती के लिए हुए छोटी रानी के तांबू के पास आ खड़ा हुआ। रानी उन दोनों को देखकर प्रसन्न नहीं हुई। रामदयाल से कहा, इस बेचारों को इस घोर संग्राम में क्यों ले आया? रामदयाल ने निर्भयता से उत्तर दिया, गोमती की रक्षा और कहीं हो ही नहीं सकती थी। इसका यहाँ बाल भी बाका न हो सकेगा। आपकी रावटी में रहेंगी। और वह रानी के आँखों से चिंगारी सी छूट पड़ी, परंतु गोमती के म्लान मुख और दुर्दशा प्राप्त नेत्रों को देखकर असाधारण संयम के साथ बोली, अच्छा, इस लड़की को मेरे पास छोड़ दो, मैं उनकी रक्षा करूंगी। तेरा कार्यक्रम अब क्या है? गोमती को रानी ने अपने निकट बिठला लिया। रामदयाल को तू तड़क का यह वार्तालाप आज अपूर्व श्रुति को टू जान पड़ा, परंतु उसकी चतुरता के उसका साथ न छोड़ा। कहने लगा, जो आपका कार्यक्रम है वही मेरा भी। जनार्दन शर्मा को ठिकाने लगाना है या नहीं? रामदयाल की बातचीत के संक्षिप्त ढंग से रानी जरा चकित हुई। रोष के आकर बोली, तू इस लड़की को संभाले रखना, मैं जनार्दन का सिर काटूंगी। जरा लज्जित सर से रामदयाल ने उत्तर दिया, देखभाल के लिए तो मैं इन्हें यहाँ लाया ही हूँ। यह हथियार चलाना जानती है, आपको इससे सहायता मिलेगी, परंतु जनार्दन से लड़ने के लिए न तो आपको जाना पड़ेगा और न इन्हें, मैं जाऊँगा। रानी ने बेधड़क गोमती से पूछा, तुम्हारा इसका क्या नाता है? गोमती ने होंठ फड़के, माथे के नासें फूल गई और चेहरा लाल हो गया। कुछ कहने के हुई कि गला रुध गया। रामदयाल ने दबे सर से तुरंत उत्तर दिया, इस समय मैं उनका केवल रक्षक हूँ, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी क्या है? रानी ने सिंहनी की दृष्टि से रामदयाल की ओर देखा, फिर यथासंभव नरम स्वर से गोमती से बोली, तुम ठीक ठीक बतलाओ, यह तुम्हारा सत्यानाश करने को तो नहीं ले आया है? यह बड़ा झूठा और फरेबी है। रामदयाल ने कुपित कंठ से कहा, ठीक है महाराज, मेरी सेवाओं का यह पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। मान लीजिए मैं इनका सत्यानाश करने के ही यहाँ लाया हूँ, तो इनकी जितनी दुर्दशा हो चुकी है उससे और अधिक तो होगी नहीं। और यदि मैं आपको बहुत खलने लगा हूँ तो इसी समय चले जाने के प्रस्तुत हूँ। गोमती ने स्पष्ट स्वर से कहा, मैं रानी के पास रहूँगी। रानी नरम पड़ गई, बोली, रामदयाल, तुम हमें ऐसे अवसर पर छोड़कर न जाओगे तो कब जाओगे? इसीलिए तो तुम्हें झूठा और फरेबी कहा। छुटपन से तुम्हें देखा हूँ, छुटपन से तुम्हें गालियाँ दी है, अब क्या छोड़ दूँगी? सिर नीचा करके रामदयाल ने अपने सहज स्वाभाविक ढंग से उत्तर दिया, सो आपके सामने सदा सिर झुका है। आपको जब कभी रंज और क्रोध से देखता हूँ बुरा लगता है। मैं आपको धार में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आपकी सहायता के लिए ही गोमती को ले आया हूँ। आपका इनसे मन बहलावा होगा, और यदि लड़ाई के समय आपके ऊपर कोई संकट उपस्थित होगा तो मेरे अतिरिक्त यह भी आपकी सहायता देगी। इसके बाद गोमती को कुछ संकेत करता हुआ रामदयाल छावनी में आलिमर्दान के पास चला गया। अपना जितना अपमान आज उसने अवगत किया उतना जीवन में पहले कभी न किया था। आलिमर्दान के शिविर में रामदयाल और गोमती के पहुंच जाने के बाद ही विराटा की गड़ी पर गोलाबारी बढ़ गई। कुंजर सिंह की तोपें उत्तर देने लगी। ऊपर कुंजर सिंह ने एक घंटे के भीतर ही देख लिया कि समस्या अत्यंत विकट हो गई है और अधिक समय तक विराटा की गड़ी को सुरक्षित रखना संभव न होगा। तोपों के ऊपर अपने चुस्त तोपंचियों को छोड़कर वह कुमुद के पास गया। खोह में इस समय नरपति न था। कुंजर सिंह ने धीमे स्वर से कहा, विदा मांगने आया हूँ। कुमुद उससे असाधारण तने हुए नेत्र देखकर चकित हो गई। कोमल स्वर से पूछा, क्यों, क्या? अंतिम विदाई के लिए आया हूँ। आज की संध्या देखने का अवसर मुझे न मिलेगा।
4-6 घंटे में यह गढ़ ध्वस्त हो जाएगा और रामनगर की सेनाएं प्रवेश करेगी। कुछ डर मत करना, खोह में ही बनी रहना, कोई सेना आपका अपमान नहीं कर सकेगी। यदि आप भी कल रात को बाहर चली जाती तो बड़ा अच्छा होता। कुमुद कुछ क्षण चुप रही, सर को संयत करते हुए बोला, दुर्गा कल्याण करेगी, विश्वास रखिए। दुर्गा और आपका विश्वास ही तो मुझसे काम करवा रहा है। कुंजर सिंह ने कहा, इसीलिए आपसे इसी समय विदा मांगने आया हूँ। दुर्गा से मरते समय विदा मांगूंगी। कुंजर मुस्कुराया। मुस्कुराहट क्षीण थी, परंतु उसमें न मालूम कितना जल था। कुमुद की आंखें तरल हो गई, ऐसी शायद ही कभी पहले हुई हो। जैसी गुलाब की पंखुड़ी पर बड़े बड़े ओंश कण ढलक आए हो। उन्हें किसी तरह वही छिपाकर कुमुद ने कंपित स्वर से कहा, मैं आपका साथ चलूँगी। मेरे साथ? सिपाही कुंजर बोला, नहीं कुमुद, यह न होगा। गोली की वर्षा हो रही है, उस संकट में आपको नहीं जाने दूंगा। मैं चलूँगी। कुमुद की आंखों में अब आंसू न था। कुंजर ने दृढ़ता के साथ कहा, देवी सिंह की महत्वाकांक्षा पर मुझे बलिदान देना है, आपको नहीं। आप इसी खोह में रहे, मैं दुर्गा के पास प्रार्थना करने जाती हूँ। कुमुद बोली। उसने पैर उठा ही था कि एक गोला मंदिर की छत पर आकर गिरा और वह ध्वस्त हो गई। कुंजर ने कहा, वहाँ मत जाइए, दुर्गा का ध्यान वहीं करिए। मैं अब जाता हूँ। मरने के पहले ही मैं देवी सिंह को अपनी तोपों को कुछ करामत दिखलाना चाहता हूँ। उसे विजय सस्ती नहीं पड़ने दूंगी। अभी मत जाओ, क्षीण स्वर से कुमुद ने कहा, जरा ठहर जाओ, गोलाबारी थोड़ी कम हो जाने दो। और बड़े स्नेह की दृष्टि से कुमुद ने कुंजर के प्रति देखा। कुंजर उत्साहपूर्ण स्वर से बोला, मैं अभी थोड़ी देर और नहीं रुकूंगा। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि देवी सिंह के सिर पर तलवार बजाकर फिर मरूंगा। कुमुद चुप रही। जल्दी जल्दी उसकी सांस चल रही थी, आंखें नीचे किए खड़ी थी। कुंजर भी चुप था। तोपों की धूम धड़ाम आवाज़ें आ रही थी। कुंजर ने पूछा, तो जाऊं? परंतु गमनोद्यत नहीं हुआ। कुमुद बोली, जाइए, मैं पीछे पीछे आती हूँ। तब मैं न जाऊँगा। आह, मोह क्यों? मोह? कुंजर ने जरा उत्तेजित होकर कहा, मोह? मोह न था। अब मरने का समय आ रहा है, इसीलिए मुक्त होकर कह डालूंगा कि क्या था, परंतु आगे उससे बोला नहीं गया। कुमुद उसकी ओर देखने लगी। कुछ क्षण बाद कुंजर ने कहा, तुम मेरे हृदय की अधिष्ठात्री हो, मालूम है? कुमुद का सिर न मालूम जरा सा कैसे हिल गया, आंखें फिर तरल हो गई। तुम मेरी हो? आवेश युक्त स्वर से कुंजर ने प्रश्न किया। कुमुद ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कुंजर ने उसी स्वर में फिर प्रश्न किया, मैं तुम्हारा हूँ? कुमुद नीचा सिर किए खड़े रही। कुंजर ने बड़े कोमल स्वर से प्रस्ताव किया, कुमुद, एक बार कह दो कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। संपूर्ण विश्व मानो मेरा हो जाएगा और देखना कितने हर्ष के साथ मैं प्राण विसर्जन करता हूँ। कुंजर को यह न जान पड़ा कि यह क्या कह गया। कुमुद ने सिर नीचा किए हुए था। आप अपनी तोपों की जाकर संभालिए, मैं दुर्गा जी से आपकी रक्षा और विजय के लिए प्रार्थना करती हूँ। कुंजर ने हंसकर कहा, उसके विषय में तो दुर्गा ने पहले ही कुछ और तय कर दिया है। किसी पूर्वस्थिति में कुमुद के हृदय पर एकाएक चोट की। दुर्गा ने पहले ही कुछ और तय कर दिया है। इस वाक्य में कुमुद के कलेजे में बर्छी सी छेद दी। वह विस्फारित लोचनों से कुंजर की ओर देखने लगी। चेहरा एकाएक कुंभला गया, होंठ कांपने लगी। उसे ऐसा जान पड़ा जैसे लड़खड़ा कर गिरना चाहती हो। सहारा लेकर बैठ गई, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। कुंजर ने पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हो गया है कुमुद? घबराओ मत, तुम दूसरों के धैर्य बंधाती हो, स्वयं अपना धैर्य स्थिर करो। संभव है मैं आज की लड़ाई में बच जाऊं। कुमुद फिर स्थिर हो गई, बोली, मैं आज लड़ाई में तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मानो। कुंजर सिंह कुछ क्षण कोई उत्तर न दे पाया। कुमुद ने फिर कहा, वहाँ पास रहने से आपके कर्तव्य पालन में विघ्न होगा और मैं दुर्गा की प्रार्थना न कर सकूंगी। कुंजर बोला, केवल एक बात मुंह से सुनना चाहता हूँ। बहुत मधुर स्वर से कुमुद ने पूछा, क्या? तुम मुझे भूल जाना। नीचा सिर किए हुए ही कुमुद ने कुंजर की ओर देखा। थोड़ी देर देखती रही, आंखों से आंसुओं की धार चल रही। कंपित स्वर से कुंजर सिंह ने पूछा, भुला सकोगी? कुमुद ने होंठ कुछ
कहने के लिए हिले, परंतु खुल न सके। आँखों से और भी अधिक वेग से प्रवाह उखड़ा। कुंजर की आंखें भी छलक गई। बड़ी कठिनाई से कुंजर के मुंह से ये शब्द निकले, प्राण प्यारी कुमुद, सुखी रहना, एक बार मेरी तलवार की मुठ छू दो। तुरंत कुमुद उसके सन्निकट आकर खड़ी हो गई। उसका एक कोमल कर कुंजर की कमर में लटकती तलवार की मुठ पर जा पहुंचा और दूसरा उसके उन्नत भाल की छूता हुआ उसके कंधे पर आ पड़ा। ऊपर गोले शांत शांत कर रहे थे। तोपंचियों ने कुंजर सिंह को पुकारा। कुंजर ने अपना एक हाथ कुमुद के पीठ पर धीरे से रखा और फिर जोर से उसे हृदय से लगा लिया। कुमुद ने अपना सिर कुंजर के कंधे पर रख दिया। तोपंचियों ने कुंजर सिंह को फिर पुकारा। कुंजर सिंह कुमुद से धीरे से अलग हुआ, बोला, यही रहना, बाहर मत जाना, सुखी रहना। कुमुद कुछ न बोल सकी। खोह से बाहर जाते हुए पीछे एक बार मुड़कर कुंजर ने फिर कहा, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अर्थात यदि आज समाप्त हो गया तो। उसी दिन राजा देवी सिंह ने देखा कि गोलाबारी केवल बिराटा की तरफ से ही नहीं हो रही है, किंतु आलिमर्दन की तोपें गोले उगल रही है। रामनगर के नीचे गहरे नाले के एक संकीर्ण भरके में लोचन सिंह के पास देवी सिंह और जनार्दन आए। देखते ही लोचन सिंह ने कहा, मालूम होता है आलिमर्दन और कुंजर सिंह का मेल हो गया है। अब तो हाँ छिपे छिपे नहीं लड़ा जाता। देवी सिंह पास आकर बोला, हमारी तोपें रामनगर से आलिमर्दन की छावनी पर आग उगलेगी, परंतु आड़ ओट के कारण कुछ नहीं हो पाता है। बैठती गोला बारूद खराब हो रहा है। यदि किसी तरह आलिमर्दन को, मुसावली पाठे को और हटा सके और बिराटा की गढ़ी को हाथ में कर लें तो स्थिति तुरंत बदल जाए। मैं आलिमर्दन को मुसावली पाठे से हटा दूंगा, लोचन सिंह ने कहा। देवी सिंह बोले, आप भरोकों को ही पकड़े रहिए, मैं किनारे किनारे आड़ ओट लेता हुआ बिराटा पर धावा करता हूँ। आप भरोकों में से धावा बोलकर हमारी टुकड़ी की रक्षा करते हुए बढ़िए। जनार्दन मुसावली पाठे पर हल्ला बोले, आलिमर्दन की सेना दो और से दबोची जाकर मैदान पकड़ेगी, तब खूब खुलकर हाथ करना। इस बीच में हम लोग बिराटा गढ़ी को धड़ दबोचेंगे और वहाँ से आलिमर्दन का सफाया कर देंगे। लोचन सिंह ने अस्वीकृति के ढंग पर कहा, इस तरह की सलाह सदा बनती और बिगड़ती है। मैं तो इस तरह की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया हूँ। लड़ना हो तो इस तरह से खुलकर लड़ लेने चाहिए। यहाँ बैठे बैठे रेंगते रेंगते फिट फिट करने से तो मर जाना अच्छा है। देवी सिंह ने उत्तेजित होकर आश्वासन दिया, नहीं, आधी घड़ी के भीतर ही इसी योजना पर काम होगा, परंतु पहले हमें नदी के किनारे अपनी टुकड़ी के साथ हो जाने दो। इसके बाद तुम जोर का हल्ला बोलकर आगे बढ़ो। तुम्हारे हल्ले से के पश्चात तुरंत ही जनार्दन मुसावली पाठे की पीछे से हमला करेंगे। लोचन सिंह ने कहा, मैं अभी बढ़ता हूँ। दीवान जी, अपनी जाने, परंतु आज आगे पैर कर पीछे हटाने का काम नहीं है। जनार्दन इस स्पष्ट व्यंग के बाहर होकर बोला, आप अपने पैरों की खबर लिए रहिए, मेरे पैरों की उंगलियों एड़ी में नहीं लगी है। लोचन सिंह का शरीर जल उठा, परंतु देवी सिंह ने जनार्दन को तुरंत वहाँ से निर्दिष्ट कार्य के लिए भेज दिया। आलिमर्दन शीघ्र युद्ध समाप्त करना चाहता था। दीर्घ काल तक लगातार लड़ते रहना किसी पक्ष के भी मन में हठ के रूप में न था। छोटी रानी को कुछ समय पहले असहायक समझता था, परंतु अब उनके लिए भार सी होती जा रही है। बिराटा की पद्मिनी के लिए उसका जी उत्सुकता भरा हुआ था। देवी सिंह को वही 4-6 कोसी पीछे हटा सकता है और थोड़ा सा अवकाश पाकर कुमुद को बिराटा से अपने साथ ले जाना तो अपने की विजयी मान लेगा। बिराटा और रामनगर को छोटे छोटे से राज्य उसकी महत्वाकांक्षाओं के क्षितिज नहीं थी। उसकी राजनीतिक कल्पनाओं के केंद्र दिल्ली और कल्पी थे। अपनी ही उमंग और सनक से उत्तेजित होकर उसने अपने एक सरदार को बुलाया। कहा, देवी सिंह का जोर का हमला करके उसे पीछे हटाना बहुत ज़रूरी है। बिराटा को भी आँख से ओझल नहीं होने देना चाहते थे।
यदि विराटा बालों के ध्यान में पूर्व दिशा की ओर भाग खड़ा होने की समा गई तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगा। तब तक कुंजर सिंह विराट में है, उसने मंतव्य प्रकट किया। तब तक वहाँ की चिंता नहीं है, वह बराबर देवी सिंह की सेना पर गोलाबारी करता रहेगा। अली मर्दान उत्तेजित स्वर से कहा, मैं चाहता हूँ अपने सिपाही बढ़कर हाथ करे, देवी सिंह पीछे हटाया जाए। तुम रानी को साथ लेकर महल करो, मैं एक दस्ता लेकर विराटा पर धावा करता हूँ, आगे तकदीर। सरदार ने अचकचाकर कहा, सेना के टुकड़ों में बांटना शायद हानि का कारण हो बैठे। जरूर हो सकता है, अली मर्दान ने चुटकी ली। यदि हमारी फौज इस कायदे और पाबंदी के साथ लड़ती रही तो। वह मुँह लगा नायक था, परंतु जब नवाब को उत्तेजित देखा तब उसने विरोध करने का साहस नहीं किया। उसने उसके सिवा कुंजर सिंह के दो और से दबोचे जाने का प्रस्ताव में एक हिंसामूलक आशा थी, इसीलिए वह शीघ्र सहमत हो गया। आक्रमण के सब पहलुओं पर बातचीत करके योजना को संगोपंग तैयार कर लिया। रानी को इस प्रकार की लड़ाई के लिए सहमत कर लेना बहुत बिल्कुल सहज समझता था। रानी ने सहज सरल गति को घृणा के साथ शिथिलता की संज्ञा देने की मानव प्रतिज्ञा रख ली थी, परंतु अली मर्दान जानता था कि रानी को अपनी तैयारी के हुई योजना को निर्णय के रूप में बतलाने से वह तत्काल उत्साहपूर्वक सहमति प्राप्त न देगी, जो उसी को मुंह से अपनी योजना पर उसके निश्चय की छाप लगवाने से होगी। इसीलिए उन दोनों ने छोटी रानी के डेरे पर जाने का संकल्प किया। अली मर्दान और सरदार इस अभिष्ट से अपने स्थान से बाहर जाने की ही थे कि एक हरकारा सामने आया। हुजूर, हाँफता हुआ बोला, दिल्ली से खानदोरान का पत्र आया है। जैसी तेजी के साथ बहने वाले नाले की धार को एकाएक बड़ी चट्टान के बाधा सामने मिल गया और उसके आगे की धार क्षीण हो जाए, उसी तरह अली मर्दान सन्नसार हो गया। संभाल कर उसने हरकारे से कहा, कहाँ ले आओ। हरकारे ने अली मर्दान के हाथ में चिट्ठी दी। दिल्ली का सिंहासन संकट में था। दिल्ली में ही दिल्ली का एक सरदार विमुख हो गया था और सरदार पर इतना भरोसा न था जितना अली मर्दान पर। राजपथ को स्वच्छ करने के लिए अली मर्दान को तुरंत शेष सेना समेत दिल्ली आने के लिए पत्र में लिखा था। पत्र पर बादशाह की मुहर थी। खानदोरान ने उसे भेजा था। खानदोरान के बढ़ने बिगड़ने पर अली मर्दान का इस तरह की अनेक सरदारों की भांति भविष्य निर्भर है था, इसीलिए वह पत्र फरमान के रूप में था और अनिवार्य था। अली मर्दान ने सरदार को पत्र या फरमान दे दिया। उसने पढ़कर मुस्कुराकर कहा, हुजूर को शायद पहले से कुछ मालूम हो गया था। कल के लिए लड़ाई का जो कुछ ढंग तय किया गया था वह सब फरमान की एक लकीर के खिलाफ नहीं जा रहा। अली मर्दान भी उत्साहित होकर बोला, इसमें संदेह नहीं कि इस परवाने के कल की लड़ाई को दोहरा और मिलनी चाहिए। भाई खां, अगर लड़ाई चींटी की रफ्तार में चली तो काल ही या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बाद हमें देवी सिंह से सुलह करनी पड़ेगी और जीते जिताए मैदान को छोड़कर चला जाना पड़ेगा। अंत में कुंजर सिंह और उसके देवी देवता कहीं कुछ कर लेंगे और हजारों लड़ाइयों का भी वह फल न होगा जो काल की एक कसदार लड़ाई का होना चाहिए। क्या कहते हो? सरदार ने उत्तर दिया, अच्छा अल्लाह, काल ही सवेरे लीजिए, चाहे हमारी आधी सेना कट जाए। विराटा की पद्मिनी का 38वां भाग समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पीछे से शुरू से वीडियो देखने के लिए काकन बस में क्लिक करके वीडियो देखें और अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करें।